नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो आपका रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, इसमें आज हम 100 प्रश्न करने वाले हैं और ये 100 प्रश्न आपके अलग अलग टॉपिक से होने वाले हैं। इसमें से शुरू के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो तो आपके नाटक, निबंध और आलोचना के होने वाले हैं, निबंध और आलोचना। और उसके बाद जो अगले 50 क्वेश्चन होंगे, अगले 50 क्वेश्चन आपके होंगे इसमें जो आपकी गद्य विधाएं हैं ना, अन्य गद्य विधाएं नाम से, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज वगैरह। तो उससे जो है ये 50 क्वेश्चन बाकी होने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, देखते हैं आप कितने प्रश्नों का उत्तर इसमें दे पाते हैं अपने हिसाब से, अपनी तैयारी के हिसाब से। और मैं उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप लेकर के आएँ, क्योंकि बहुत कठिन प्रकार के क्वेश्चन मैं नहीं रखता हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आयोग भी इतने कठिन प्रश्न नहीं रखेगा। आपको अपना टीजीटी का लेवल मेंटेन करते हुए चलना है और केवल सिलेबस टू सिलेबस चलने को आपसे मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नाटक से संबंधित सवाल है और प्रसाद, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट नाटककार हैं आपके होने वाले, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा प्रसाद से। ठीक है, इसलिए प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो आपको जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद के जितने भी नाटक हैं वो सारे के सारे कालक्रम के हिसाब से याद करने पड़ेंगे, कालक्रम के हिसाब से तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बड़ा ज़रूरी है। तो देखिए क्या है इसमें विकल्प। तो राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये 4 नाटक हैं, इनको 4 को कालक्रम में लगाना है। कौन सा सही उत्तर होगा? इसमें जो सही उत्तर होगा आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, याद रखिएगा, कम से कम आपको अंतिम जरूर याद रखना चाहिए कि अंतिम पूर्ण नाटक कौन सा था या शुरू का पूरा कौन सा था, और फिर बीच में आपको थोड़ा क्रम याद रहेगा तो उससे आपका काम चल जाएगा। कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए कि ध्रुव स्वामिनी अंतिम नाटक है, तो राज्यश्री और स्कंदगुप्त ये आप कम से कम कैंसिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अजातशत्रु पहले लिखा गया, स्कंदगुप्त बाद में लिखा गया, तो ए जो है आपको आ जाएगा। इसी तरह से अन्य को भी सॉल्व आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? भारत दुर्दशा के पहले अंक में, पहले अंक की बात हो रही है। भारत दुर्दशा जो नाटक है भारतेंदु का, सिलेबस में भारतेंदु, तो उसके नाटक के अंदर से। तो बताइए, भारत के गांवों का, भारत के दुर्दशा के कारणों का, भारत के बड़े नगरों का, या भारत में व्यापार का? तो भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? तो भारत की दुर्दशा के कारणों का। तो उसमें वो कहते हैं कि अंग्रेज राज, सुख साज सबे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। मतलब कि अंग्रेज़ों के राज में बहुत सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन धन जो है, हमारा धन विदेश चले जाता है, ये सबसे ख़राब बात है। तो इस तरह से उन्होंने फिर आगे लंबी चौड़ी बातें कही हैं कि आलस्य है, एरोगेंस है, ये सारे जो हैं भारत की दुर्दशा के कारण हैं। ठीक है, कुप्रथाएं हैं, ये सब जो है उन्होंने पहले अंक में इसकी विवेचना की है। अगला देखिए, ऐतिहासिक नाटक के रूप में कौन प्रतिष्ठित हैं? यानी कि जिन्होंने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, तो ऐतिहासिक नाटककार होना चाहिए था ये। वैसे ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित हैं? किसने जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक लिखे हैं? भीष्म साहनी, मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, या फिर जयशंकर प्रसाद? तो आपका उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। प्रसाद के जितने भी नाटक आप देखेंगे, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, इससे पहले वाले भी, अजातशत्रु, या जो पहला वो नाटक है उनके, ये करुणालय नाटक हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? या तो पौराणिक आख्यान पर आधारित हैं और या तो क्या है, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हैं। जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त वगैरह तो इतिहास ही हैं, तो उन्हीं में जो है कल्पना का समावेश करके उन्होंने नाटक लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में माने जाते हैं कौन? प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंदूर की होली जो है वो किसकी कृति है? सिंदूर की होली किसकी कृति है? सिंदूर की होली, गोविंद वल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, या फिर विष्णु प्रभाकर? तो किसकी रचना है? बताइए, किसकी रचना है सिंदूर की होली? तो ये रचना है आपकी किसकी? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। ठीक है, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस नाटक को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा जाता है? तो नाट्य रूप भी पूछा जाता है। नाट्य रासक या लास्य रूपक कौन सा नाटक है इसमें से? विशस्य विषमौषधम, ऐसा वाला 100 होना चाहिए था, नील देवी, अंधेर नगरी, या फिर भारत दुर्दशा?
तो सही उत्तर कौन सा है इसमें से? भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा जो कि भारतेंदु का एक प्रमुख नाटक है, वो नाट्य रासक या लास्य रूपक भी इसको कई बार कहा जाता है। ठीक है, तो ये नाट्य रूप होते हैं, बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे अंधेर नगरी क्या है? एक प्रहसन है। प्रहसन, प्रहसन यानी कि जो कॉमेडी में लिखा जाता है उसको कहा जाता है प्रहसन। ठीक है, रचना काल की दृष्टि से इन नाट्य रचनाओं का सही क्रम आपको लगाना है। सही क्रम आपको लगाना है नाट्य रचनाओं का। अलग अलग रचनाकार हैं। ठीक है, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन और नहुष, ये 4 नाटक हैं और कालक्रम के हिसाब से लगाना, यानी पहले जो है उसको पहले, बाद में जो हुआ उसको बाद में। ठीक है, तो देखिए नहुष जो है वो हिंदी का पहला नाटक माना जाता है, तो बी जो है, बी वाला ऑप्शन ही से, यहीं से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, नहुष पहले लिखा गया, फिर अंधेर नगरी भारतेंदु का, फिर ध्रुव स्वामिनी और उसके बाद रक्षाबंधन। ठीक है, तो इसी क्रम में जो है ये रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, इसी क्रम, नहुष, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी और रक्षाबंधन। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित भारतेंदु का नाटक कौन सा है? प्रबोध चंद्रोदय की प्रतीकात्मक शैली से प्रभावित है, कौन सा नाटक है जो भारतेंदु का प्रबोध चंद्रोदय की शैली से प्रभावित है? ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर है आपका कौन सा? इसका उत्तर है आपका ये पाखंड विडंबन। ठीक है, पाखंड विडंबन जो है ये प्रतीकात्मक शैली प्रबोध चंद्रोदय की शैली से प्रभावित है। ठीक है, तो ये जो भी आपके अनुदित नाटक हैं, अनुदित नाटक, तो ये आपको जरूर देखने हैं कि अनुदित नाटक कौन सा कहाँ से लिया है, यानी कि अनुदित नाटक का मूल नाटक भी आपको पता होना चाहिए, मूल नाटक भी याद करके जाना है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारतेंदु के नाटक और भारतेंदु के नाटक। ठीक है, तो नाटक वाले क्वेश्चन में घुमाया जा सकता है, लोग नाटक को ज़्यादा पढ़ते नहीं है। ठीक है, ऊपर ऊपर से तैयार करके जाते हैं बस। निम्न में से भारतेंदु का नाटक नहीं है, इनमें से कौन सा है जो भारतेंदु का नाटक नहीं है? सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, मयंक मंजरी या फिर प्रेम जोगनी। तो कौन सा नाटक है जो भारतेंदु का नाटक नहीं है? तो ये जो इसमें से जो नाटक है आपका कौन सा? मयंक मंजरी। तो मयंक मंजरी जो नाटक है वो भारतेंदु का ऐसा कोई नाटक नहीं है। बाकी सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, ये सारे भारतेंदु के नाटक हैं। ठीक है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? एकांकी भी आपके सिलेबस में है और जो भी आपके उसमें लगे हुए हैं रचनाकार, उनकी एकांकियाँ आपको तैयार करनी है। तो औरंगजेब की आखिरी रात, ये जो एकांकी है वो किसकी है? ये आपके राम कुमार वर्मा की एकांकी है। ठीक है, राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, अंधायुग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? हालांकि ये आपके अंधायुग के जो रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अंधायुग क्योंकि हिंदी का सबसे प्रसिद्ध गीत नाट्य है, ये काव्य नाट्य है, सबसे प्रसिद्ध गीत नाटक है, तो इस वजह से क्या पता यहाँ से बहुत कम संभावना है, लेकिन यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, अंधायुग से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और आप इस पर वो नहीं कह सकते हैं कि सिलेबस के बाहर कहा गया, क्योंकि हिंदी नाटक का इतिहास भी तो पूछा जाएगा, इसलिए गीत नाटक भी थोड़ा बहुत तैयार करके जाना है आपने। ठीक है, तो कौन सा है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? वैसे अगर आपको थोड़ा महाभारत आता है तो वही आप कर लेंगे। तो अश्वत्थामा जो है अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य होता है, बाकी सबकी तो मृत्यु होती है। प्रकाश और परछाई जो है ये एकांकी किसकी है? प्रकाश और परछाई, प्रकाश और परछाई किसकी एकांकी है? तो प्रकाश और परछाई ये जो नाटक है ये किसका है? बाकी 2 विकल्प देखने की जरूरत नहीं है, वो आगे के उसमें होंगे। तो विष्णु प्रभाकर का जो है ये एकांकी है, कौन सी? प्रकाश और परछाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन, इनमें गौतम बुद्ध के कथानक पर आधारित नाटक कौन सा है? यानी कि गौतम बुद्ध पर आधारित नाटक कौन सा है इसमें से? ठीक है, टूटते परिवेश, जय पराजय, अजातशत्रु और लहरों के राजहंस। तो कौन सा नाटक है? यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, लहरों के राजहंस, गौतम बुद्ध के कथानक पर आधारित है। और किसका नाटक है? मोहन राकेश का। और मोहन राकेश आपके सिलेबस में है। मोहन राकेश के 3 पूर्ण नाटक हैं, तीनों के तीनों आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत संभावना है कि पूछा जाए। अंधायुग के विषय में कौन सा कथन है जो गलत है? फिर से अंधायुग से सवाल पूछ लिया, लेकिन चलिए, पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक सभ्यता की संतरास और कुंठा अंकित की गई है। वैयक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासन अंधेपन का परिचय देता है, ये बात कही गई है। इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है और युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है, ये कहा गया है। तो कौन सी है?
सी, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति की स्थापना की गई है। ये जो है ये जो अंधा युग है, अंधा युग के बारे में यह कथन क्या है, गलत है। ठीक है, अंधा युग जो है इसके बारे में नहीं करता, कृष्ण भक्ति की रचना ये नहीं है। ठीक है, ये युद्ध के प्रश्न पर ही बात करती है ये रचना भी। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो भोर का तारा किसकी एकांकी है? सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी, शंकर शेष या जगदीश चंद्र माथुर? तो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। एकांकियाँ और एकांकीकार जरूर याद कर लेना। ठीक है, एकांकी के अंदर का शायद अंदर का बहुत कम संभावना है कि पूछा जाए, लेकिन यही सब पूछा जाएगा, किसकी एकांकी है बस। ठीक है, या तो मैच में आएगा या एलिमिनेट करने को आएगा या फिर इसी तरह का सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आधे अधूरे जो नाटक है, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है। आधे अधूरे नाटक है, किसका नाटक है? मोहन राकेश का। और मोहन राकेश सिलेबस में है तो पूछा जा सकता है, अंदर से पूछा जा सकता है इसमें क्वेश्चन। तो आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में क्या है? पारिवारिक विपन्नता, प्रेम संबंध, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता और रिक्तता, और सामाजिक जीवन में आक्रोश एवं हिंसा। तो आधे अधूरे नाटक का जो मूल कथानक है वो क्या है? इसमें से ऑप्शन नंबर सी है, पारिवारिक विघटन है ना, टूटता हुआ परिवार, और दाम्पत्य संबंधों में किस तरह का कड़वाहट, कटुता है, और किस तरह का एक खालीपन है, उस तरह का नाटक है आपका आधे अधूरे। पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, या कम से कम इतना तैयार किया होगा कि परीक्षा में काम चल जाए। ठीक है, तो फिलहाल कंपटीशन निकालने लायक तो पढ़ ही लेना चाहिए था आपको आधे अधूरे नाटक अब तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशमी टाई एकांकी किसकी है? रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर भगवती चरण वर्मा? तो रेशमी टाई एकांकी जो है किसकी है? तो ये है आपकी किसकी? अगेन वही रामकुमार वर्मा। सबसे प्रसिद्ध एकांकियाँ इन्हीं की हुई हैं, रामकुमार वर्मा की ही हुई हैं। ठीक है, औरंगजेब की आखिरी रात भी इन्हीं की है, रेशमी टाई भी इनकी है। इसके अलावा पृथ्वीराज की आंखें एक और एकांकी इनकी है। तो ऐसी कुछ कुछ प्रमुख एकांकियाँ हैं। तो रामकुमार वर्मा जो है सबसे बड़े एकांकीकार जो है माने जाते हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर का नाम आता है, उपेंद्र नाथ अश्क का नाम आता है इनके साथ। ये सारे लोग जो हैं एकांकीकार हैं हिंदी के सबसे बड़े बड़े। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक संवाद आपके सामने है। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, यह संवाद किस पात्र का है? ये आषाढ़ का एक दिन नाटक से ये लिया गया है। ठीक है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, यह संवाद किस पात्र का है? कालिदास का, मल्लिका का, अंबिका का या विलोम का? ठीक है, तो ये संवाद किसका है? ये मल्लिका का है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। अच्छा, आषाढ़ का एक दिन की कहानी अगर आपने पढ़नी हो या नहीं पढ़ी हो तो जो है आप जा करके वीडियो देख सकते हैं। मोहन राकेश के नाटक नाम से चैनल पर वीडियो है। ठीक है, तो उसमें विस्तार में मैंने पढ़ाया हुआ है ये आपका कौन सा? आषाढ़ का एक दिन। तो मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, वर्णन गलत हो गया इसमें, वर्णन किया है। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मल्लिका। ठीक है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। पुरुष को महापुरुष बनाता है, होना चाहिए था, नहीं, पुरुष को पुरुष। ठीक है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बनाता है। ये संवाद जो है किस नाटक का है? क्वेश्चन मैं पूरा कर लेता हूँ, किस नाटक का संवाद है ये? तो किस नाटक का संवाद है ये? ये है आपका लहरों के राजहंस का। ठीक है, लहरों के राजहंस गौतम बुद्ध से संबंधित है तो लहरों के राजहंस। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और द्रोणाचार्य किसका नाटक है? हालांकि एक और द्रोणाचार्य इसके जो नाटककार हैं आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन तब भी एक महत्वपूर्ण नाटक है। एक और द्रोणाचार्य किसका नाटक है? धर्मवीर भारती, उदय शंकर भट्ट, भारत भूषण अग्रवाल या फिर शंकर शेष? तो शंकर शेष का एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है एक और द्रोणाचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इसमें से कौन सा है? महाभारत की कथा पर आधारित। ठीक है, अंधा युग, अंधी गली, कोणार्क या फिर आधे अधूरे? तो अंधा युग। ठीक है, कोणार्क तो सूर्य मंदिर और वो सब। ठीक है, आधे अधूरे को आपको बताया, अंधी गली इस तरह का कोई नाटक जो है आपके सिलेबस से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये है भाई, महाभारत की कथा पर आधारित है अंधा युग। कवि कालिदास के सत्ता और सृजनात्मकता के मध्य अंतः संघर्ष का चित्रण करता हुआ नाटक कौन सा है? कौन सा है? कोणार्क, हानोश, आषाढ़ का एक दिन या लहरों के राजहंस? तो कौन सा नाटक है? सी, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है ये कालिदास की सत्ता और सृजनात्मकता के बीच जो अंतर संघर्ष है उसका चित्रण प्रस्तुत करता है नाटक। ठीक है, इसकी केंद्रीय संवेदना भी यही है। ठीक है, सत्ता और सृजनात्मकता के बीच जूझता हुआ आज का मनुष्य।
बुद्ध के भ्रातानंद के माध्यम से भौतिकवाद और आध्यात्मवाद के द्वंद्व का चित्रण करता हुआ नाटक है। बुद्ध के भ्रातानंद के माध्यम से भौतिकवाद और आध्यात्मवाद के द्वंद्व का चित्रण करता हुआ नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, और लहरों के राजहंस, शारदिया या एक और द्रोणाचार्य। तो कौन सा है? लहरों के राजहंस। ठीक है, तो लहरों के राजहंस जो है ये है। कालक्रम की दृष्टि से नाटकों का सही क्रम आपको लगाना है, और ये मोहन राकेश के 4 नाटक हैं। मोहन राकेश के नाटकों को आपको कालक्रम से लगाना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला नाटक कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन, दूसरा लहरों के राजहंस, तीसरा है आधे अधूरे, और चौथा जो अपूर्ण रह गया था वो है पैर तले की जमीन। तो इस क्रम में देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे और पैर तले की जमीन। ठीक है, तो 23 का ए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। कौन सा नाटक है जो जगदीश चंद्र माथुर का नहीं है? कोणार्क, शारदिया, पहला राजा या अंधायुग। तो अंधायुग जो है विकल्पों ने आसान कर दिया मामला आपके लिए। ठीक है, तो कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन और रघुकुल रीति, ये 5 नाटक हैं आपके जगदीश चंद्र माथुर के, आपके सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। ठीक है, आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? पारिवारिक विघटन की गाथा है, मध्यवर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, और अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है। तो कौन सा जो है आधे अधूरे के बारे में सही कथन नहीं है? तो ये है अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है। ठीक है, तो ये जो है गलत कथन है, क्योंकि रंग निर्देश जो है मोहन राकेश के नाटकों की सबसे बड़ी खूबी होती है। हर जगह आपको रंग संकेत, रंग निर्देश खूब मिलते हैं। ठीक है, तो मोहन राकेश के नाटकों के बारे में तो कतई नहीं कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है इसमें। ठीक है, बाकी सारे कथन ठीक है। पारिवारिक विघटन की गाथा है, मध्यवर्गीय जीवन से संबंधित है, और स्त्री पुरुष के बीच संबंधों का लगाव और तनाव, सब कुछ। इनमें से कौन सा निबंध जो है, अब आपके 25 क्वेश्चन वो है कंप्लीट हो गए नाटक के, तो आप जो है आगे निबंध और आलोचना से संबंधित। इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है। कछुआ धर्म, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम। तो कछुआ धर्म जो है ये सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है, ये किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपके दोनों जगह सिलेबस में है, कथा साहित्य में भी है। ठीक है, तो जरूरी है आपको, उसने कहा था कहानी पढ़नी है, और इसके अलावा यहाँ निबंध में भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम है। तो कछुआ धर्म, मारे सी मोही कुठाऊं, और इस तरह के जो इनके लिखे हुए थे वो सब आपको याद करने हैं। कुटज क्या केवल जी रहा है? वह दूसरे के द्वारा भीख मांगने नहीं जाता। ठीक है, वो दूसरे के द्वारा भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? तो ये हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध हुआ कुटज, तो वहीं से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंध किसने लिखे हैं? मनोविकार यानी कि भाव से संबंधित। तो इनमें से मनोविकार संबंधी निबंध किसने लिखे हैं? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी या फिर गुलाब राय। तो सही उत्तर क्या है? रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने भाव एवं मनोविकार से संबंधित खूब सारे निबंध लिखे। ठीक है, जिसमें श्रद्धा भक्ति आता है, और इसके अलावा लज्जा आती है, इसके अलावा ग्लानि है, क्रोध है। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे उन्होंने निबंध लिखे, लज्जा और इसके अलावा प्रीति और इस तरह के, मतलब सारे भावों और मनोविकारों पर उनके खूब सारे निबंध लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिया नीलकंठी किसका निबंध है? प्रिया नीलकंठी किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र का, बाल कृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी या कुबेरनाथ राय। तो प्रिया नीलकंठी है आपका, किसका निबंध है? प्रिया नीलकंठी। तो ये है आपका विद्यानिवास मिश्र का नहीं है, कुबेरनाथ राय का निबंध है। ठीक है, प्रिया नीलकंठी। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय में, क्योंकि ये दोनों ही आपके ललित निबंधकार हैं, तो इस वजह से प्रिया नीलकंठी, कुबेरनाथ राय। अगला देखिए, ललित निबंध परंपरा के जनक कौन है? ललित निबंध परंपरा के जनक कौन है? ये प्रीवियस ईयर एलटी का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत कठिन क्वेश्चन ये नहीं है। कौन है ललित निबंध परंपरा के जनक? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं आपके ललित निबंध परंपरा के जनक। अगला क्वेश्चन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह इनमें से कौन सा नहीं है? विषाद योग, कल्पलता, आलोक पर्व और कुटज। तो ये है आपका विषाद योग जो है ये इनका निबंध नहीं है। कल्पलता, आलोक पर्व, कुटज जो है ये सारे हैं, और विषाद योग जो है ये आपका कुबेरनाथ राय का है।
निषाद बांसुरी, और निषाद बांसुरी, विषाद योग, ये सारे जो हैं ये कुबेरनाथ राय के हैं। ठीक है, कुबेरनाथ राय भी आपके सिलेबस में है। तुलसीदास चंदन घिसे किसका निबंध है? तुलसीदास चंदन घिसे, ये भी आपके सिलेबस में है। तुलसीदास चंदन घिसे, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय या फिर शरद जोशी। तो तुलसीदास चंदन घिसे है आपका हरिशंकर परसाई जी का निबंध है। ठीक है, निबंध संग्रह है बल्कि, और इसमें जो है बहुत सारे व्यंग्यात्मक निबंध इनके संकलित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये जो है किस प्रकार का निबंध है? विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रकार का निबंध है? ये क्वेश्चन है। ललित निबंध, वैचारिक निबंध, रेखा चित्र या फिर व्यंग्य? तो ये जो है विकलांग श्रद्धा का दौर है, व्यंग्य निबंध है। किसका है? हरिशंकर परसाई जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध गुलेरी जी का नहीं है? कौन सा निबंध जो है गुलेरी जी का नहीं है? पुरानी हिंदी, अनुप्रास का अन्वेषण, मारेसी मोहिक कुठाऊं और कछुआ धर्म। तो गुलेरी जी का ये अनुप्रास का अन्वेषण, इस तरह का कोई भी निबंध गुलेरी जी का नहीं है। इसके अलावा पुरानी हिंदी, उन्होंने जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। ठीक है, और मारेसी मोहिक कुठाऊं और कछुआ धर्म, ये 3 निबंध तो हैं ही गुलेरी जी के। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? मध्यकालीन धर्म साधना रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो मध्यकालीन धर्म साधना, ये जो निबंध है एक तरह का आलोचनात्मक निबंध कहें या वैचारिक प्रकार का निबंध कहें, यह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, मध्यकालीन धर्म साधना। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित है? अभी अन्य गद्य विधाओं में हम पहुंच चुके हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित कौन सी रचना है? अशोक के फूल, गेहूं और गुलाब, आंगन का पंछी और प्रिया नीलकंठी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का है गेहूं और गुलाब, और ये जो है आपका रेखा चित्र है। ठीक है, गेहूं और गुलाब। अगला क्वेश्चन, विक्रम और वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? विक्रम और वशी की मूल कथा, इसका जो है निबंध का लेखक कौन है? गुलेरी, ये रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी का है, विक्रम और वशी की मूल कथा, इनका एक और निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध इनमें से कौन सा है? बौ की बहार, पवित्रता, उत्साह और मारेसी मोहिक कुठाऊं। तो शुक्ल जी का निबंध कौन सा है? अगर आपको शुक्ल जी का निबंध समझना हो तो शुक्ल जी ने बहुत सारे भाव और मनोविकार पर लिखा हुआ है। तो इनमें से भाव कौन सा है? उत्साह एक प्रकार का भाव है ना, तो उत्साह जो है शुक्ल जी का निबंध है। ठीक है, पवित्रता तो अध्यापक पूर्ण सिंह, मारेसी मोहिक कुठाऊं गुलेरी जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति किसका नाम है? ये जो है भक्ति जो है शुक्ल जी के अनुसार भक्ति किसका नाम है? श्रद्धा और भक्ति का योग, इंद्रियों से परे प्रेम का, आसक्ति रहित प्रेम का या मन के उन्मुखीकरण का। तो भक्ति जो है, अच्छा ये श्रद्धा, एक मिनट, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये गलत जो है, श्रद्धा और भक्ति में यही श्रद्धा और प्रेम। तो श्रद्धा भक्ति इनका एक निबंध है शुक्ल जी का, श्रद्धा भक्ति नाम से। तो उसमें वो कहते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ए जो है इसका सही उत्तर फिर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा विकल्प ही गलत हो गया। ठीक है, लेकिन ये है, ए जो है इसमें सही उत्तर होगा, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। शुक्ल जी के निबंधों से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, तो थोड़ा बहुत आपको कुछ पंक्तियाँ जरूर पढ़नी चाहिए थी, तैयार करनी चाहिए थी। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा, भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? अभी बता रखा है, बहुत कुछ बता रहा है अभी इसके बारे में। भाव या मनोविकार संबंधी, साहित्य सिद्धांत संबंधी, विचारात्मक या साहित्य समीक्षा। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। श्रद्धा, भक्ति, लोभ, प्रीति ये सारे भाव होते हैं, तो भाव या मनोविकार संबंधी ये निबंध आते हैं। ठीक है, शुक्ल जी ने भाव एवं मनोविकार संबंधी खूब सारे निबंध लिखे हैं। निम्न में से मार्क्सवादी समीक्षक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो समीक्षा से भी पूछा जा सकता है, आलोचना से। तो कौन है मार्क्सवादी समीक्षक इसमें से? रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा जो हैं आपके, ये हैं आपके मार्क्सवादी समीक्षक। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। किसकी पंक्ति है? टैगोर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर नामवर सिंह। तो ये जो कथन है ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी को मानवतावादी समीक्षक भी कहा जाता है, और इन्होंने कहा कि मैं मनुष्य को, ये साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। या इस तरह से उन्होंने काफ़ी बार कहा कि साहित्य जो है मनुष्य के लिए है, साहित्य का परम उद्देश्य मनुष्य है। इस तरह से जो है घुमा फिरा करके पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं। तो अगर एक ही लाइन में साहित्य और मनुष्य दोनों शब्द हों
तो ऑप्शन में अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो तो करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निराला की साहित्य साधना, इसके लेखक कौन है? ये दरअसल एक जीवनी है और इसी में आलोचना भी आपकी आती है, ठीक है। तो निराला की साहित्य साधना जो है रामविलास शर्मा जी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असंगत मिलान कौन सा है? असंगत मिलान, ठीक है। और ये पीछे एक क्वेश्चन हुआ था ना, यानी जब हम शायद ये रीतिकाल पढ़ रहे थे तब जो है इस तरह का क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा रुक जाइए, इस पे जो है हमने बात करनी है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन है, इनमें से असंगत मिलान है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के पहले मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर दूं, ठीक है। वो जो आपका देव और बिहारी संबंधी विवाद था उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए नई स्लाइड मुझे निकालनी पड़ेगी। चलिए, तो ये जो है देव बिहारी विवाद बड़ा प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य के इतिहास में। हुआ क्या था कि मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ हिंदी नवरत्न में इस विवाद की शुरुआत की। इसमें उन्होंने क्या किया, देव को बिहारी से बेहतर कवि सिद्ध किया कि देव और बिहारी में विवाद हुआ तो उन्होंने कहा, मिश्र बंधुओं ने साबित किया कि देव जो है तुलसीदास और सूरदास के लेवल के कवि हैं और बिहारी जो है उनके तुलना में नहीं बैठते, ठीक है। दरअसल तीसरे रैंक का था, ठीक है, कि तुलसीदास सूरदास तो शीर्ष के कवि हैं, उनके साथ एक और कवि रीतिकाल का कौन होगा, कि देव होंगे या बिहारी होंगे, यही विवाद था, ठीक है। तो अन्य विद्वानों ने भी इसमें प्रतिभाग किया, तो किसने किसको बड़ा कवि बताया इसके बारे में, ठीक है। तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में किसको माना? देव को माना, ठीक है। इसके अलावा बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन नाम से एक किताब लिखी पद्म सिंह शर्मा जी ने और उन्होंने बिहारी को माना, ठीक है। और इन दो किताबों में अगर आपको संशय होता है तो कैसे तैयार करना है, देव और बिहारी लिखी कृष्ण बिहारी मिश्र ने, ठीक है। तो एक पैटर्न आप देख पा रहे होंगे कि जिनका नाम भी मिश्र है, एक तो मिश्र बंधु और जो मिश्र हैं कृष्ण बिहारी मिश्र चौथे, ठीक है। इन्होंने जो है देव को बड़ा माना है, ठीक है। और जो देव को बड़ा मानेगा वो किताब का नाम बिहारी और देव नहीं लिखेगा, जो बड़ा देव को मानेगा उसने देव और बिहारी किताब लिखी। तो कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव को बड़ा कवि माना और इसमें जो आखिरी आते हैं आपके बिहारी और देव, तो बिहारी और देव लाला भगवान दीन ने लिखी और बिहारी को जो है उन्होंने बड़ा कवि माना। तो देव और बिहारी देव में कन्फ्यूजन होगा, तो याद रखना है सारे के सारे जितने भी मिश्र थे, कृष्ण बिहारी मिश्र और 3 मिश्र बंधु, उन्होंने देव को बड़ा कवि माना। तो कृष्ण बिहारी मिश्र की किताब क्या हो गई, देव और बिहारी हो गई, ठीक है, और बड़े कवि हो गए देव। इसके अलावा हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं की किताब है, उसमें उन्होंने देव को बड़ा कवि माना। और इसके अलावा जो पद्म सिंह शर्मा और लाला भगवान दीन थे, उन्होंने बिहारी को श्रेष्ठ कवि माना। पद्म सिंह शर्मा की किताब है बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन और लाला भगवान दीन की है बिहारी और देव, ठीक है। तो ये देव बिहारी विवाद था जो मुझे आपको बताना था, ठीक है। चलिए अब हम वापस क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। चलिए, तो अभी आपने पढ़ा इसमें, तो इसमें से जो गलत है, असंगत मिलान है, ये आलोचकीय किताबें हैं सारी की सारी। तो देव और बिहारी पद्म सिंह शर्मा, यही ऑप्शन इसमें से गलत है। देव और बिहारी किताब अभी हमने देखी, किसने लिखी थी, कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी थी। बिहारी और देव लाला भगवान दीन। कविवर बिहारी रत्नाकर जी की किताब है। बिहारी की वाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की एक रचना है। रीतिकाल के एक्सपर्ट हुए हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? अब हालांकि छायावाद एक युग है, लेकिन छायावाद नाम से एक किताब भी आती है, तो किसकी किताब है ये आपकी नामवर सिंह की पुस्तक, ठीक है। छायावाद पुस्तक के लेखक हैं नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? अनस्थिरता शब्द पर विवाद हुआ था इसमें, ठीक है। और आत्माराम के छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? श्याम सुंदर दास, बालमुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या हरिशंकर परसाई? तो आत्माराम के छद्म नाम से जो है ये आलोचना किसने की थी? बालमुकुंद गुप्त ने, ठीक है। तो ये अनिस्थिरता शब्द पर विवाद हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनिस्थिरता शब्द गलत लिख लिया था और उस पर जो है विवाद हुआ था, तो ठीक है। तो बालमुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बीच ये विवाद हुआ था, बड़ा प्रसिद्ध है। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार कौन है? पहला गीति नाट्य कौन सा है, यानी कि हिंदी नाटक का, ठीक है, काव्य नाटक कहें या गीति नाट्य कहें, तो उसकी पहली रचनाकार आपको बताने हैं। करुणालय प्रसाद का, अनघ गुप्त जी का, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त का या अंधायुक्त धर्मवीर भारती का? तो इसका सही उत्तर है ए, करुणालय जयशंकर प्रसाद। जो है हिंदी का पहला गीति नाट्य माना जाता है करुणालय, इसके रचयिता थे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये आपको याद रखना है। शायद 1911 रचना वर्ष था, थोड़ा रचना वर्ष देख लीजिएगा आप। इनमें से कौन सा युग्म जो है संगत नहीं है? संगत नहीं है कौन सा वाला? भारत दुर्दशा भारतेंदु, प्रायश्चित जयशंकर प्रसाद, दशरथ नंदन
जगदीश चंद्र माथुर। कबीरा खड़ा बाजार में लक्ष्मी नारायण लाल। तो ये जो है इसमें से कौन सा विकल्प जो है संगत नहीं है, यानी कि गलत है। तो ऊपर के 3 तो ठीक है, डी जो है इसमें गलत है। कबीरा खड़ा बाजार में ये रचना किसकी है? भीष्म साहनी की। भीष्म साहनी का नाटक है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक इसमें से कौन सा था? कौन सा नाटक था जो प्रसाद का सबसे पहला नाटक था? तो सज्जन जो है नाटक था वो पहला नाटक था प्रसाद का। अगला देखिए, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। कौन सा है जो शंकर शेष का नाटक नहीं है? कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, गनौंदा या अरे मायावी सरोवर। तो कोर्ट मार्शल जो नाटक है ये स्वदेश दीपक का नाटक है। ठीक है। तो सेना में किस तरह से जातिवाद फैला हुआ है, कि सेना में भी किस तरह से जातिवाद एक व्यक्ति को झेलना पड़ता है, इसका वर्णन करता है, इसके बारे में चित्रण करता है कौन? कोर्ट मार्शल नाटक है स्वदेश दीपक का। ठीक है। तो ये तो 50 क्वेश्चन थे आपके नाटक, निबंध और ये आपके नाटक और इससे संबंधित, ज़्यादातर नाटक से संबंधित और निबंध से संबंधित और अन्य गद्य विधाओं से संबंधित 50 क्वेश्चन जो है हम आगे करने वाले हैं। इसी के पीछे मैं वो वीडियो लगा रहा हूँ। ठीक है। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है। तो इसी के पीछे 50 क्वेश्चन अभी और आने वाले हैं। ओके, दोनों में चल गया। तो ये अन्य गद्य विधाओं का टेस्ट था ना। तो किया आप लोगों ने पेपर? किस लेवल का पेपर लगा आपको? ठीक था, हो गया था। हाँ तो कुछ ही होंगे, सब थोड़ी हो जाएंगे। मेरी तिब्बत यात्रा आसान सा सवाल है ना। मेरी तिब्बत यात्रा ये एक यात्रा वृत्तांतों का संग्रह है राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन ने जीवन में 3 बार जो है तिब्बत घूमे, 3 बार तिब्बत की यात्रा करी। और इस तिब्बत यात्रा का बहुत महत्व है। वो इसलिए भी क्योंकि इन्होंने क्या किया, पाली प्राकृत और अपभ्रंश के, तो खास करके जो पाली भाषा के वो थे, पाली के जो बौद्धों का लिखा हुआ लिटरेचर था उसको बहुत लेकर के आए थे यहाँ। ठीक है। उसको वो कहीं तिब्बत के बहुत जो बौद्ध मठों में कहीं संग्रहित थे, तो वहाँ बहुत मेहनत करके वो यहाँ लेकर के आए थे। तो बहुत बड़ा योगदान माना जाता है राहुल सांकृत्यायन का। तो मेरी तिब्बत यात्रा जो है इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। हाँ, इनमें से राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक नहीं है लिखा है। ठीक है ना। मेरी जीवन यात्रा, लद्दाख यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र और अरे यायावर रहेगा याद, कौन सा किया? हाँ, अरे यायावर रहेगा याद। सही है। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आना चाहिए था। ये किसकी है? अज्ञेय का। ये अज्ञेय का क्या है? ये किस विधा की रचना है? अज्ञेय का क्या है? ये यात्रा, यात्रा वृत्तांत है। ठीक है ना। और कहाँ की यात्राएं की हैं? ये भारत की है, जो इन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में रहे। ठीक है। अच्छा, अज्ञेय का जो जीवन रहा वो बड़ा मतलब डाइवर्स रहा। इन्होंने, क्योंकि इनके पिताजी सरकारी नौकरी में थे और बड़े पद पर थे, काफी बड़े पद पर, प्रशासनिक स्तर के पद पर थे। तो इनका जो मतलब इन्होंने लगभग भारत का हर हिस्सा देखा अपने शुरुआती जीवन में, ट्रांसफर होते रहते थे, तो अलग अलग जगहों पर ये रहे। तो इनका जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जिसको कि हम आत्मकथात्मक उपन्यास एक तरह से कहते हैं, तो शेखर एक जीवनी में जो शेखर है उसका जीवन भी कुछ कुछ उसी तरह का है जैसा अज्ञेय का जीवन है, कि वो कभी कश्मीर में रहा, बहुत बचपन में वो जिसका जहाँ जन्म हुआ था, फिर वो कश्मीर गया, फिर दक्षिण भारत रहा, फिर पढ़ाई के लिए कहीं और गया, है ना। तो इस तरह से घुमक्कड़ मतलब एक तरह से पूरा मतलब विस्थापन होता रहा जीवन में। अज्ञेय का जीवन भी खुद इस तरह का रहा। तो उन्होंने जो है, जो फिर बाद में इन्होंने जो यात्राएं की पूरे भारत की, वो और एक बूंद सहसा उछली जो है वो उनकी विदेश यात्राओं का, और विशेष रूप से यूरोप वो घूमे, जापान वो गए थे। जापान यात्रा का अज्ञेय के साहित्य पे बहुत प्रभाव है। जो उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है असाध्य वीणा, तो असाध्य वीणा जो कविता है वो आपने देखी है कि जापान की एक लोक कथा है। ठीक है, टेमिंग ऑफ द हार्प, उससे प्रभावित है। उस कथानक को लेकर के उन्होंने उसका भारतीयकरण किया, और असाध्य वीणा कविता उस वजह से इंपॉर्टेंट है। हाँ, निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ठीक है ना। और ये जो क्या किया हुआ है यार, वृत्तांत, ठीक है, यात्रा वृत्तांत है। और ये कहाँ की यात्राएं हैं? ये भी यूरोप की यात्राएं हैं, खास करके जो पूर्वी यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप की यात्राएं इन्होंने की हुई है। ठीक है ना।
तो चीड़ों पर चांदनी जो है वो वहां का यात्रा वृतांत है। अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी, ये एक आलोचनात्मक किताब थी इनकी, और इसमें 3 कवियों की समीक्षा की है। तो कौन से थे वो 3 कवि? हाँ, जयसी, सूर और तुलसीदास। ठीक है, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि देखिए ये तो नहीं किया इन्होंने, रीतिकाल पे बहुत काम इन्होंने नहीं किया, ज्यादा काम नहीं किया इन्होंने। ज्यादातर जो काम किया है आदिकाल और भक्तिकाल पर किया। भक्तिकाल में से भी सबसे इंपॉर्टेंट काम तुलसीदास पर, उसके बाद नंबर 2 जयसी पर, फिर सूरदास पर भी किया हुआ है। ठीक है, तो जयसी, सूर और तुलसी, तो त्रिवेणी इनकी एक किताब आती है, उसमें इन 3 कवियों का आपको जो है उनकी समीक्षा मिलती है। कविता के नए प्रतिमान किसकी है? नामवर सिंह, है ना। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। ठीक है, कविता के नए प्रतिमान। और नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, हाँ, लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमान। ये 2 किताबें। तो ये जो कविता के नए प्रतिमान है, इसके बारे में थोड़ा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो शायद मैंने आज तक आपको, जो फैक्ट चूक जाता है शायद हर बार ना फ्लो में, ऐसा होता है कई बार जब आप भी टीचिंग में जाएंगे, तो एक चीज को जब आपको कई बार पढ़ाना पड़ेगा तो आपके वाक्य छोड़ो, शब्द छोड़ो, पॉइंट छोड़ो, जो आप उसमें इसके अलावा बात करते हैं वो भी रिपीट होने लगता है। तो ये एक बार फर्मा सेट हो जाता है ना, तो फिर वही बात है रिपीट, यहाँ तक कि जोक भी रिपीट होता है, वही जोक दिमाग में आता है जो आपने पहली बार किया था। अब जब आप टीचिंग में जाएंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। ठीक है, तो एक फैक्ट हर बार छूट जाता है, कविता के नए प्रतिमान के जो केंद्र में जो रचनाकार है वो है मुक्तिबोध। ठीक है, इन्होंने जो है इन्होंने खुद इन्होंने लिखा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कविता के नए प्रतिमान किताब में जो केंद्र में है, जो रचनाकार केंद्र में है, वो कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक है, तो थोड़ा एक पॉइंट आप ये बना सकते हैं। वैसे ये बहुत नहीं पूछा जाता है, इस स्तर पे तो कभी नहीं पूछा जाता। ठीक है, लेकिन ठीक है, याद रहे तो ठीक रहेगा। हाँ, पथ के साथी किस विधा की रचना करी है आपने? पथ के साथी संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण और रेखा चित्र का फर्क जानते हैं आप लोग? संस्मरण क्या होता है? किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ जो आपने समय बिताया, उसके साथ की जो स्मृतियां हैं, जो यादें हैं, उसको लिखना संस्मरण है। रेखा चित्र क्या होता है? किसी घटना के बारे में हो, या किसी कालखंड के बारे में हो, या किसी व्यक्ति के बारे में हो, किसी जानवर के बारे में हो, उसका चित्र खींचना, उसके बारे में बताना, तो वो होता है रेखा चित्र। तो संस्मरण और रेखा चित्र में ये एक बारीक फर्क होता है। संस्मरण केवल किसी व्यक्ति के साथ होगा, व्यक्ति भी किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ। ठीक है, निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का युग्म गलत है। कौन सा वाला गलत है इसमें से? है धर्मवीर भारती किन्नर देश में, है ना। हाँ, किन्नर देश में किसकी है? किन्नर देश में ये है राहुल शंकर जैन का यात्रा वृत्तांत है। ये भी कहाँ का है ये मुझे अभी थोड़ा ध्यान से हट गया, ये कहाँ के उन्होंने किया है? किन्नर देश में, किन्नर देश में चीन का भी हो सकता है, या तिब्बत का भी हो सकता है, कहीं का भी है। किसी को है ध्यान कहाँ का है? किन्नर देश में है, तिब्बत का ही है, हो सकता है किन्नर देश में। ठीक है, धर्मवीर भारती का एक यात्रा, एक वो है ठेले पर हिमालय। ठीक है, ठेले पर हिमालय, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये इन्होंने ठेले पर हिमालय लिखा। और जो लेखक और यात्रा है, तो ये यात्रा सिद्धांत है नहीं, ये जो है चिंतामणि क्या है? निबंध का संग्रह है, और शुक्ल जी का है, तो वो ठीक है। सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये किसका है? किया किसी ने? अमृतलाल वेगड़। ठीक है, अमृतलाल वेगड़ बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि आजकल के जो यात्रा वृत्तांतकार हैं, या उसके बाद की जो परंपरा में हुए, तो आप टॉप 5 अगर आपको यात्रा वृत्तांतकार गिनने हो, तो उनमें से एक है आपके अमृतलाल वेगड़। और करना बहुत आसान है, इन्होंने केवल और केवल नर्मदा पर ही ज्यादातर लिखे हैं। एक अमृतस्य नर्मदा इनका है, एक सौंदर्य की नदी नर्मदा है, 1-2 किताबें और हैं, सारी नर्मदा पर है। ठीक है, तो नर्मदा के जो है उन्होंने, यानी कि जहां से शुरुआत होती है वहां पहुंचे, वहां से फिर ऐसे अमरकंटक वगैरह, वहां की पूरी यात्राएं उन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, तो ये एमपी वगैरह में खूब रहता है सिलेबस में, जहां जहां नर्मदा बहती है वहां के आयोग में इनका लगाया जाता है। ठीक है, महादेवी वर्मा के प्रसिद्ध संस्मरण संकलन पथ के साथ ही है ना, यहाँ में पुण्य स्मरण अध्याय किसको समर्पित है? क्या किया आप लोगों ने इसमें? पुण्य स्मरण नहीं, निराला का नहीं है, ये महात्मा गांधी का है। ठीक है, जो पुण्य स्मरण है वो किसका है? महात्मा गांधी का को लेकर के समर्पित है। मैंने इसकी लिस्ट आपको एक बार बनाई गई थी। ठीक है,
तो ये आपको जो है इस तरह से बना के दिया था 9th का डी, महात्मा गांधी है, इनके भी आपको बना करके दे रखे थे मैंने पथ के साथ में, है ना, नोट्स में दे रखे थे। जो बाहर के हैं जिन्होंने मतलब नोट्स नहीं लिखे वो भी इस चीज को तैयार कर लीजिए अपने उसमें, ठीक है। संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? इनमें से कौन सी है जो नहीं है? हमारे आराध्य किसकी है ये? बनारसी दास, बनारसी दास चतुर्वेदी, ठीक है। बनारसी दास जैन तो मध्यकालीन व्यक्ति हैं, उनकी जो वो थी अर्ध कथानक, वो हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है जो कि ब्रजभाषा में उन्होंने लिखी थी। एक कहानी यह भी किस लेखिका की आत्मकथा है? एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी का है, ठीक है। एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा है ये, एक कहानी यह भी, ठीक है। बाकियों का वैसे तो उतना ये आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी स्त्री रचनाकार तो उतना पूछे जाने की संभावना नहीं है। हिंदी साहित्य में प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है? हाँ ये वाला अभी, हाँ हाँ ये अर्ध कथानक, इसका मैंने जरा वो करेक्शन हो नहीं पाया ना मैं, क्योंकि मैं प्रेजेंट था नहीं, कुछ मैं यहाँ था नहीं तो वो करेक्शन हो नहीं पाया, ठीक है। तो इसमें आपको वहाँ भी आपको काफ़ी गलतियाँ मिल सकती है, ठीक है, इस वजह से। तो बनारसी दास जैन कृत अर्ध कथानक। लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है? क्या आप लोगों ने ये रिपोर्ट आज किसका है? हाँ शिवदान सिंह चौहान का, शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान की ख्याति वैसे किसके रूप में? कवि के रूप, ठीक है, और प्रगतिवादी कवि के रूप में। ऋणजल धनजल रिपोर्टाज किसका है? रेणु का, फणीश्वरनाथ रेणु का। कुछ रिपोर्टाज आपको याद रखने हैं, इनमें से एक ऋणजल धनजल भी है, रेणु का है, फणीश्वरनाथ रेणु। महादेवी वर्मा की कृति मेरा परिवार में नीलू किसका नाम था? है याद? हाँ कुत्ते का था, ठीक है। तो ये थोड़ा आप तैयार कर लेना। मेरा परिवार जो इनका ये रेखा चित्र है, रेखा चित्र संग्रह है, इसमें इन्होंने क्या किया है, जो यानी मानवेतर जो जो भी जानवर हैं उनके बारे में, जो उनके आसपास जितने भी वो थे तो उनके बारे में लिखा है, कुत्ता के बारे में, मोर के बारे में, ठीक है, तो उनके बारे में, गिलहरी के बारे में, इन सब के, ठीक है। तो वो आप तैयार कर लेना, थोड़ा ये तैयारी भी आपको करनी चाहिए। महादेवी वर्मा इन सब में से जो अन्य गद्य विधाएं हैं इनमें से अगर कोई एक रचनाकार आपको थोड़ा गहराई के स्तर पे तैयार करना है, खैर वैसे तो 2 रचनाकार, अब राहुल सांकृत्यायन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बात यह है, वरना राहुल सांकृत्यायन को भी थोड़ा तैयार करना पड़ता आपको, मेरी तिब्बत यात्रा खास करके, लेकिन नहीं है तो अब नहीं है, क्या करें। लेकिन महादेवी वर्मा को थोड़ा आप तैयार कर लेना, जैसे पथ के साथी तो किसके बारे में, कौन सा अध्याय किस टाइटल से है, ठीक है। जैसे निराला का तो निराला भाई है, वो तो आसान है, लेकिन कुछ कुछ है जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ इसके अलावा ये मेरा परिवार में किस जानवर का नाम किस नाम से रखा हुआ है वो हो गया, ये आपको थोड़ा तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। अतीत के चलचित्र भी थोड़ा सा देख लेना आप लोग, मिल जाता है गूगल पे आराम से मिल जाएगा एक ही सर्च में। हम हशमत किसका संस्मरण है? कृष्णा सोबती, ठीक है ना, कृष्णा सोबती के संस्मरणों का संग्रह है हम हशमत, 2 हिस्सों में छपा था, ठीक है। दीप जले शंख है यार, शंख, शंख बजे, हाँ इसका किसका, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है, ठीक है। इनके भी आप लोग तैयार कर लेना, विष्णु प्रभाकर के, ये भी सिलेबस में है ना, लिखे हुए है ना अन्य गद्य में, ये भी है। भुवनेश्वर वैसे एकांकी नाटक में है, लेकिन तैयार कर ही लेना इनको भी। सेतुबंध किसका रेखा चित्र है? बनारसीदास चतुर्वेदी, बनारसीदास चतुर्वेदी का नाम भी आपके सिलेबस में है, इसलिए करवाए गए हैं, ठीक है, तो इनको भी तैयार कर लेना। सेतुबंध और इनके एक संस्मरण का नाम ही संस्मरण है, ठीक है। माटी हो गई सोना, हाँ ये भी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो ये भी आपके सिलेबस में है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तो इनको भी। राम वृक्ष बेनीपुरी का क्या क्या है आपको याद है? हाँ राम वृक्ष बेनीपुरी का, गेहूं और गुलाब और माटी की मूर्तें, मिट्टी की मूर्तें, माटी की मूर्तें, ठीक है। तो ये जो है आप थोड़ा सा याद कर लेना, राम वृक्ष बेनीपुरी के भी पूछे जाते हैं कई बार। जंजीरें और दीवारें ये किसका संस्मरण है? राम वृक्ष बेनीपुरी, तो ये एक ये भी हो गया राम वृक्ष बेनीपुरी का।
ठीक है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 हिस्से, वो आप चारों के चारों हिस्से तैयार करने, क्वेश्चन रखा ही होगा शायद, मैंने इसमें रखा हुआ है ना। इनमें से प्रेमचंद की जीवनी कौन सी नहीं है? हाँ, व्योमकेश दरवेश, ये किसकी जीवनी है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी। ठीक है, और लिखी किसने? ये लिखी है विश्वनाथ त्रिपाठी ने। विश्वनाथ त्रिपाठी जो कि इनके शिष्य थे, तो इन्होंने लिखी है आपकी जीवनी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है। बाकी सारी की सारी इनकी है। कलम का सिपाही किसने लिखी? तो अमृत राय ने लिखी, उनके पुत्र ने लिखी है। कलम का मजदूर किसने लिखी है? नहीं, ये मदन गोपाल ने लिखी है। ठीक है, मदन गोपाल, कलम का मजदूर मदन गोपाल। और प्रेमचंद घर में, तो प्रेमचंद घर में लिखी है शिवरानी देवी, जो उनकी पत्नी थी शिवरानी देवी। तो शिवरानी देवी जो है ये है। ठीक है, तो ये है भाई। राहुल सांकृत्यायन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी मिला था? मध्य एशिया का इतिहास। इसकी रोचक कहानी भी आपको कई बार बताई गई है क्लास में, तो बहुत बार बताई गई है। मध्य एशिया का इतिहास। ठीक है, तो ये एक ऐसी किताब थी जो माना जाता है ये मध्य एशिया का इतिहास, ये हिस्ट्री से संबंधित है, साहित्य से इतर किताब थी, और उस पर जो है राहुल सांकृत्यायन को साहित्य अकादमी मिला था। अब साहित्य अकादमी है और साहित्य की ही किताब नहीं है, तो इस पर विवाद भी हुआ था, लेकिन दिया अंततः सरकार ने राहुल सांकृत्यायन को ही है। ठीक है। प्रभा, अरे यार, फिर प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन सी है इसमें से? है पिंजरे की मैना। कौन सा किया आपने? अन्य से अनन्या है इसमें। ठीक है, पिंजरे की मैना किसी और की, आई थिंक ये एक कहानी, यह भी तो मन्नू भंडारी की है। पिंजरे की मैना किसकी है? चंद्र किरण सोनरेखा है, पक्की बात है। आप देख लेना, मैं आपके भरोसे पे लिख रहा हूँ। अन्य से अनन्या तो प्रभा खेतान की है। ठीक है, बाकी इन महिला कहानी का क्या कह रहे हैं? आज से किसका है? रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता हो सकता है, रमणिका गुप्ता की भी है एक कहानी, ये सब रमणिका गुप्ता। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग ये देखिएगा, वैसे तो नहीं लिखी है शायद इन्होंने। उषा प्रेमवदा की आत्मकथा का नाम है कुछ? अच्छा, मेरी जीवन यात्रा क्या किया? राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने बहुत आसान नाम रखा है अपने इसका। ये राहुल सांकृत्यायन, इनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। कलम का सिपाही में लेखक ने किसके जीवन का परिचय दिया? प्रेमचंद के जीवन का परिचय दिया। थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना है, ऐसा मान लिख कलम का सिपाही और आपको याद है अमृत राय हो कर क्या है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, इसीलिए ये क्वेश्चन रखा गया है। महामानव महापंडित, हाँ, ये जीवनी किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। और लिखा किसने? इनकी पत्नी है कमला सांकृत्यायन। कमला सांकृत्यायन, कमला सांकृत्यायन जी ने जीवनी लिखी राहुल जी की, राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने लिखी थी। निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी का साहित्यकार इनमें से नहीं है। कौन नहीं है? थोड़ा पुरस्कार भी इसमें रखे गए हैं इस वाले में। हाँ, नागार्जुन। ठीक है ना, नागार्जुन को ज्ञानपीठ नहीं मिला हुआ है। बाकी किसको किसको कब कब मिला हुआ है थोड़ा ये आप याद कर। शायद कृष्ण सोबती को 2017 में, हाँ, निर्मल वर्मा को 2009 या 5, 2009 में शायद नरेश मेहता को मिला था। नरेश मेहता श्रीलाल शुक्ल को एक साथ मिला था, या अमरकांत के साथ मिला था श्रीलाल शुक्ल को, थोड़ा मैं भूल गया हूं ना। तो थोड़ा ज्ञानपीठ आप लोग याद कर लेना कहाँ से। मतलब सुमित्रानंदन पंत शुरू में मिला था, सुमित्रानंदन पंत के बाद दिनकर, फिर अज्ञे, फिर महादेवी वर्मा, फिर आगे फिर 90s में भी किसी को मिला था। किसको मिला था? फिर आगे मिला, फिर कुंवर नारायण को मिला, श्रीलाल शुक्ल को मिला, इनको भी मिला है, नरेश मेहता को,
इसके अलावा फिर आगे कृष्णा सोबती को मिला है, बीच में भी किसी को मिला था, मैं भूल गया फिर से नाम। तो इन सबको जो है पुरस्कार मिला है। 10-11 नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी में, ठीक है। हाँ, और अंतिम अभी तक जो लेटेस्ट मिला है वो कृष्णा सोबती को ही मिला है, ठीक है। हाँ, और इस बार का जो 2023 का मिला था वो दो लोगों को मिला था, एक संस्कृत के लिए मिला था, एक उर्दू के लिए मिला था। संस्कृत के लिए मिला था आपके राम भद्राचार्य को, है ना, और उर्दू के साहित्य के लिए मिला था गुलजार साहब को, ठीक है। संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार, उनका असली नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। हाँ, संपूर्ण सिंह कालरा। गुलजार तो उनका पेन नेम है, ठीक है। जो आधार कार्ड पे उनका नाम होगा वो संपूर्ण सिंह कालरा है, ठीक है। हाँ। है किसका? संपूर्ण सिंह कालरा, गुलजार जी का नाम है संपूर्ण सिंह कालरा है। आप ऐसा होता है, बहुत होता है। सनी देओल का नाम सनी देओल थोड़ी है, उनका नाम तो विजय सिंह देओल है। हाँ, ऐसा बहुत बहुत सारे लोगों का ऐसा नाम। अक्षय कुमार का नाम भी कुछ भाटिया है, राजीव भाटिया है, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग अपना नाम अलग रखते हैं, पेन नेम या स्टेज नेम उसको कहते हैं। एक्टर स्टेज नेम कहता है, वो पेन नेम कहते हैं, अलग अलग रखते हैं लोग नाम, ठीक है। प्रेमचंद का नाम प्रेमचंद थोड़ी है ना, ऐसा तो हुआ ही है। राम भद्राचार्य रामानंद संप्रदाय के हैं, राम भद्राचार्य संस्कृत के साहित्य के लिए मिला हुआ है, ठीक है। कृष्णा सोबती को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ मिला था? हाँ, संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। आपको ये ध्यान देना है 1990 या 1991 के बाद ना, 1992 के बाद, 82 या 92, 82, हाँ 1982 के बाद जो है ज्ञानपीठ ने अपनी पॉलिसी बदली। पहले क्या होता था कि ज्ञानपीठ किसी रचना विशेष के लिए दिया जाता था, उसके बाद उन्होंने अपनी नीति बदली ज्ञानपीठ ने, और उसके बाद कहा कि अब संपूर्ण साहित्य के लिए भी दिया जाएगा। कोई ऐसा हो सकता है ना कि किसी ने कोई ऐसी कृति ना लिखी हो उस पर्टिकुलर साल में कि वो जो है जीत जाए सबसे और जो है ज्ञानपीठ ले ले, लेकिन कोई ऐसा रचनाकार हो सकता है कि उसने ऐसा लिखा, जैसे माना किसी ने 1980 में कोई उपन्यास लिखा था, ठीक है, लेकिन 1980 में किसी ने उनसे भी श्रेष्ठ उपन्यास लिख लिया, किसी ने बांग्ला में माना, तो उसको उस साल का ज्ञानपीठ ले लिया। फिर उसने 1985 में लिखा, कुछ कविता संग्रह छपा, अब मलयालम का कोई बहुत बढ़िया नाटक किसी ने लिख दिया, उसको ज्ञानपीठ मिल गया। अब संपूर्ण साहित्य में उनका योगदान बहुत बड़ा है, ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ा कुछ किया है, लेकिन ज्ञानपीठ नहीं मिला तो फिर वो अन्याय हो जाएगा। तो शायद इसी तर्क को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ज्ञानपीठ सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार है, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, ये जो है इस तरह से करना शुरू किया। तो संपूर्ण साहित्य के लिए अब मिलता है, ठीक है। तो वो साहित्य अकादमी आज तक रचनाओं के लिए मिलता है और वो ठीक भी है। रचना विशेष के लिए साहित्य अकादमी मिलता है और इसके लिए क्या मिलता है, संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ मिलता है। तो कृष्णा सोबती को संपूर्ण साहित्य के लिए मिला था। केवल 4 लोगों को रचना विशेष के लिए मिला है हिंदी में। पहले हैं आपके पंत जी को किसके लिए मिला है? चिदम्बरा जो उनका है ना, चिदम्बरा के लिए। इसके बाद मिला दिनकर को उर्वशी के लिए मिला है। इसके अलावा कौन रह गया? अज्ञेय को नदी के द्वीप, जो उनका कविता संग्रह, नदी के द्वीप वैसे उनका उपन्यास भी है, लेकिन ध्यान रहे नदी के द्वीप कविता संग्रह के लिए अज्ञेय को मिला है, नदी के द्वीप कविता संग्रह के लिए, ठीक है। और जो इसके बाद जो मिला था महादेवी को आप लोग जानते हैं, यामा उनका जो कविता संग्रह था उसके लिए मिला हुआ है, ठीक है। तो उपन्यास केवल एक ही उपन्यासकार है जो लेकर, सॉरी सभी कविता वाले हैं ना, हाँ सारे ही कविता वाले हैं, फिर मतलब जो रचना विशेष के लिए। आगे गद्यकारों को खूब मिला, श्रीलाल शुक्ल को, इनको मिला। कुंवर नारायण तो खैर कवि हैं, नरेश मेहता कवि हैं, लेकिन गद्य में भी फिर मिलना शुरू हुआ है। वर्ष 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकार कौन है? हाँ, अमरकांत को और श्रीलाल शुक्ल को एक साथ मिला था, तो दोनों जो है इसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल दोनों के दोनों गद्य में दोनों ने लिखा है, ठीक है। कहानीकार कथाकार है। श्रीलाल शुक्ल का जो मतलब जो कह सकते हैं जो ख्याति है वो उपन्यासकार के रूप में, कहानीकार के रूप में भी है ही, लेकिन जो सबसे बड़ी ख्याति है वो एक व्यंग्यकार के रूप में है, क्योंकि उन्होंने जो कहानियां लिखी, जो उपन्यास भी लिखे, वो व्यंग्य में ही लिखे, ठीक है। तो व्यंग्यात्मकता उसमें मिलती है, ठीक है। एक दो उपन्यास श्रीलाल शुक्ल के याद हैं आप लोगों को, मतलब नाम? श्रीलाल शुक्ल के एक दो उपन्यासों का नाम? राग दरबारी और है तो बहुत सारे। विश्रामपुर का संत है, इसके अलावा एक मकान है उनका,
और भी हैं काफी सारे उपन्यास हैं, कहानी संग्रह है, व्यंग्य है। अंगद का पाँव उनका एक बहुत प्रसिद्ध व्यंग्य संग्रह था। महादेवी वर्मा को यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ कब मिला? 82 में, ठीक है, 1982 में। अब विकल्पों ने थोड़ा सा आसान कर लिया होगा आप लोगों के लिए, है ना। 1982, अगर 81, 82, 83, 84 होता तो थोड़ा कठिन हो सकता है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा क्या किया? कौन सी अलग अलग बुक में? जहां तक मैंने पढ़ा है वो पहली जूठन ही होनी चाहिए। लेकिन चलो ये सवाल अगर ना भी पूछा जाए कि पहली दलित आत्मकथा कौन सी है, लेकिन तब भी आपको कुछ 3-4 दलित आत्मकथाएं याद रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक ये है जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसके अलावा एक आत्मकथा उनकी है मुर्दहिया, तुलसीराम की है, मुर्दहिया याद रहनी चाहिए। इसके अलावा अपने अपने पिंजरे भी शायद डॉक्टर धर्मवीर की है या किसी की है, ये भी है। एक इसके अलावा एक मेरी पत्नी और भेड़िया है, वो भी किसकी है? धर्मवीर की भी है इनमें से एक, थोड़ा भूल जा रहा हूँ। नहीं, धर्मवीर भारती अलग है, डॉक्टर धर्मवीर अलग है, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मैंने कई बार बता रखा है। धर्मवीर अलग है, धर्मवीर भारती अलग है। एक नरेश भी आते हैं नाम, नरेश मेहता अलग है, नरेश अलग है, ठीक है। और एक और रचनाकार आता है नरेंद्र शर्मा, तो नरेंद्र शर्मा अलग है। नरेंद्र शर्मा आपको छायावाद उत्तर में मिलते हैं, बच्चन वाली धारा के प्रेम और मस्ती का काव्य में, ठीक है, वो थोड़ा अलग है। तो ये थोड़ा नाम क्लैश न करे, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर धर्मवीर दलित साहित्य के बड़े रचनाकार थे, ठीक है। धर्मवीर भारती वो वाले जो आपने पढ़े हैं, गुनाहों का देवता और धर्मयुग का संपादन किया, अंधा युग, ये वाले, ठीक है। ये धर्मवीर भारती हैं, धर्मवीर अलग है। विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा किसकी जीवनी थी? शरद चंद्र की है, ठीक है, शरद चंद्र हो गया, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। तो आवारा मसीहा उनकी जीवनी है और लिखी किसने है? विष्णु प्रभाकर ने लिखी, ठीक है। महात्मा गांधी पर बहुत सारी जीवनियां लिखी हुई है, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार ने एक जीवनी लिखी है और भी बहुत सारे लोगों ने लिखी है, ठीक है। पहला गिरमिटिया, गिरमिटिया एक उपन्यास लिखा, ठीक है, वो जीवनी परक उपन्यास है और किसने लिखा है? गिरिराज किशोर ने लिखा है। तो जो महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में जो जीवन था, वहां उन्होंने जो संघर्ष किए अश्वेतों के पक्ष में, उसके बारे में जो है वो है, ज्यादातर हिस्सा उसका उसमें है, ठीक है। दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी मिला था? साहित्य अकादमी, ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी उनको संस्कृति के 4 अध्याय जो इनका निबंध संग्रह था उसके लिए मिला था, ठीक है ना। उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ मिला है, बाकियों के लिए तो कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रसिद्ध रचनाएं तो है। निम्नलिखित में से साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचनाकार इनमें से कौन सा नहीं है? अब आपको थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना था, आपका काम हो जाता है। क्या किया आप लोगों ने? भीष्म साहनी किया। प्रसाद इसका सही उत्तर नहीं होगा क्या? प्रसाद की मृत्यु 1937 में हो चुकी थी। और ये साहित्य अकादमी, ये सारे पुरस्कार आजादी के बाद शुरू हुए, सारे सरकारी पुरस्कार हैं। माखनलाल चतुर्वेदी पहले थे जिनको ज्ञानपीठ मिला था। सॉरी, ज्ञानपीठ नहीं, साहित्य अकादमी। भीष्म साहनी को तमस के लिए मिल चुका है भाई, तमस के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। हरिवंश राय बच्चन को किसके लिए मिला था? शायद इनकी आत्मकथा के लिए मिला था। तो इनका है या नहीं, कितने नाव में कितनी बार, तो उनका है। नहीं सॉरी, अज्ञेय पे मैंने गलत बोल दिया। हाँ, नदी के द्वीप के लिए नहीं मिला है उनको ज्ञानपीठ, कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है, ये थोड़ा फैक्ट जो है आप ठीक कर लेना, आपने सीख करा दिया। जो अज्ञेय पे आपने लिखा ना ज्ञानपीठ, अगर किसी ने नोट किया है, अज्ञेय को मिला है कितनी नावों में कितनी बार कविता संग्रह के लिए। अगर आपने नदी के द्वीप लिखा है तो उसको काटिए, नदी के द्वीप तो छोटी सी कविता है, ठीक है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए अज्ञेय को ज्ञानपीठ मिला था। हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत को, ठीक है, चिदम्बरा के लिए। वर्ष था 1968। निम्नलिखित में से किस कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? हाँ, अब आ गया ना, हाँ, कामायनी, कामायनी, ठीक है ना। कामायनी को नहीं मिला है, बाकी सबको मिला हुआ है। इसमें एक नाम और आ जाएगा आप, चिदम्बरा, यामा, कितने नाव में कितनी बार, और उर्वशी। ये 4 रचनाएं हैं, क्योंकि तब रचनाओं पे मिलता था।
हम जो देखते हैं कविता को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, यह कृति किसकी है? हम जो देखते हैं है याद, मंगलेश डबराल, ठीक है ना, मंगलेश डबराल को इसके लिए मिला था, मंगलेश डबराल। हम जो देखते हैं, एक पहाड़ पर लालटेन और ये सब भी इनकी रचनाएं हैं। लीलाधर जगुड़ी को किस पर मिला था? अनुभव के आकाश में चांद, जो उनका कविता संग्रह था उसके लिए। व्यास सम्मान भी मिला है, तो उनकी एक रचना है, बोलिए, अभी देखूंगा ऑप्शन तो कर लेंगे उसमें। हाँ, अनुभव के आकाश में चांद किसकी कृति है? लीलाधर जगुड़ी, इसको भी साहित्य अकादमी मिला है। पैरों में पंख बांधकर, ये किसका यात्रा वृतांत है? ये भी या राम वृक्ष बेनीपुरी का है, ठीक है। तो जो अन्य गद्य विधाएं हैं, तो राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, निबंध, जीवनी, जो भी इन्होंने लिखा है वो सब आपको तैयार करना है, ठीक है। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का पहला खंड कौन सा है? क्या भूलूं क्या, याद करो, ठीक है। पहला ये है, दूसरा, सेकंड ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ये थोड़ा सा 10 द्वार है, ठीक है, 10 द्वार से सोपान तक ये 4 हिस्सों में प्रकाशित हुआ था। यशपाल की आत्मकथा कौन सी है इसमें से? सिंहावलोकन, ठीक है ना, सिंहावलोकन। नीड़ का निर्माण फिर उनका है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन, मेरा जीवन प्रवाह ये किसी ऐसे व्यक्ति की होगी जो। कन्हैयालाल मिश्र द्वारा रचित रेखा चित्र इसमें से कौन सा नहीं है? किसका है? जिनके साथ जिया, है कुछ पता? जिनके साथ जिया, ये किसकी है? शायद ये जगदीश चंद्र माथुर की है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर विकल्प होते तो कर लेता। ये जिनके साथ जिया, ये थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसी किसी रचनाकार की चाहिए। एक साहित्यिक की डायरी, मुक्तिबोध की है, ठीक है ना, एक साहित्यिक की डायरी, ये बहुत पूछा जाता है। और डायरी में कोई एक रचना है, क्योंकि इसी में यही एक ऐसी रचना है जिसके मतलब जिसके रचनाकार का नाम उसमें नहीं है। जैसे मोहन राकेश की डायरी का नाम क्या है? मोहन राकेश की डायरी, तो वो क्यों ही पूछेगा, है ना। एक साहित्यिक की डायरी में नाम नहीं पता है तो तब वो पूछ लेता है मुक्तिबोध। इनमें से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा जो है वो गलत है? हाँ, स्मृति की रेखाएं, ये जो है गलत है। माटी की मूर्तें, ठीक है, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, सेतुबंध बनारसीदास चतुर्वेदी, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी का नाम आपने कहाँ सुना है, कहाँ पढ़ा है, कौन से युग में पढ़ते हैं राम नरेश त्रिपाठी? द्विवेदी युग में कहाँ? बाद में तो आते हैं। द्विवेदी युग की 2 धाराएं थी ना, एक थी अनुशासनबद्ध धारा, दूसरी थी स्वच्छंदतावादी धारा। तो राम नरेश त्रिपाठी का नाम कहाँ है? स्वच्छंदतावादी धारा में आता है, ठीक है ना। स्वच्छंदतावादी धारा जिसमें यानी जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुशासन को नहीं माना, ठीक है, जिन्होंने लिखा कविता को स्वच्छंद तरीके से लिखना है, उसके जो प्रवर्तक थे या जो मुख्य व्यक्ति थे वो श्रीधर पाठक थे। इसके अलावा इसमें 2-3 नाम और थे, मुकुटधर पांडे हो गए, राम नरेश त्रिपाठी हो गए, ये सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे, ठीक है। महादेवी वर्मा की जो रचना है पथ के साथी, किस विधा के अंतर्गत आती है? संस्मरण की। अब इसने थोड़ा सा विकल्प आपके आसान किए हैं, वरना रेखा चित्र होता तो भी आप कर लेते। पथ के साथी, पथ के साथी कौन है? जो उनके समकालीन लोग थे उनके बारे में, और सारे प्रसिद्ध लोग हैं। आप लोग ध्यान देंगे कि जो संस्मरण होता है वो प्रसिद्ध लोगों के साथ का ही होता है, ऐसा व्यक्ति जिसको पाठक भी जानता होगा, है ना। ऐसा नहीं कि खाली वही जानते हैं। अब जैसे महादेवी वर्मा का माना अपने पिता के साथ कुछ यादें होंगी, तो महादेवी वर्मा अपने पिता के साथ का जो शेयर करेंगे वो संस्मरण से ज्यादा रेखा चित्र के नजदीक आना चाहिए, ठीक है। संस्मरण उसी के साथ जो पाठक भी, जैसे महात्मा गांधी के साथ जो संस्मरण है तो वो लिखेगा हर कोई, है ना। जैसे किसी, मैं फिर वो उनका नाम भूल गया, लेकिन जैसे कामिल बुल्के के साथ किसी ने संस्मरण लिखे थे, एक रचनाकार ने, मैं उनका नाम भूल गया, शायद रामवृक्ष बेनीपुरी ही थे, नहीं वो बाल गोविंद भगत वाले थे, पर कोई तो थे। उनके जो है कामिल बुल्के के साथ थे, कामिल बुल्के जो कि बेल्जियम से आए थे, है?
कौन? नहीं, मैं तो पुरुष ही थे वो रचनाकार, और प्रसिद्ध हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जैसे कामिल बुल्के जो हैं, तो कामिल बुल्के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वो एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में आए थे, और फिर वो उन्होंने यहाँ की चीज़ें पढ़ी, यहाँ का वेदांत समझा, यहाँ का दर्शन पढ़ा, तो फिर यहीं के हो गए ये कामिल बुल्के। फिर उन्होंने हिंदी साहित्य में रामचरितमानस पर पीएचडी की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक डिस्कस किया हमने अभी कि कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी की एक छोटी सी किताब आती है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। और इसके अलावा इनकी एक किताब और आती है, लोकवादी तुलसीदास। तुलसीदास के एक्सपर्ट हैं ये, ठीक है, तुलसीदास के एक्सपर्ट विश्वनाथ त्रिपाठी। महादेवी वर्मा का जो संस्मरण था भक्तिन, किस संकलन में है? स्मृति की रेखाएं में, ठीक है। अब देखिए स्मृति की रेखाएं में ही आएगा। अब देखिए भक्तिन आपने पाठ पढ़ा ही था, है ना। अब ये हालांकि आप कहेंगे कि एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन रखा क्यों है, पूछ लिया है क्वेश्चन, है ना। तो देखिए भक्तिन जो है वो स्मृति की रेखाएं, अब इसको कहा जाता है क्या? इसको कहा जाता है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। उसमें आप देखेंगे कि जो उन्होंने बात की है भक्तिन के बारे में, तो भक्तिन का चित्र भी खींचा है कि भक्तिन ने जो है सर घुटवाती है, मतलब सिर जो है, सिर में बाल नहीं रखती है, और उसका जो कैरेक्टर है वो किस तरह का है कि जैसे दो तीन जैसे कुछ सिक्के पड़े हुए मिल गए तो वो रख लेती है, और फिर ये समझती है कि अपने ही घर में जो है अपना ही सामान अपने पास रखना चोरी थोड़ी कहलाता है ना। तो वो इस अधिकार भाव से जो है चीजों को रखती है, इस्तेमाल करती है। तो उसका एक तरह से चरित्र का वर्णन भी महादेवी करती है, तो वो रेखा चित्र के नजदीक पहुंचती है। और इसके अलावा उसके साथ की जो यादें हैं उसको भी बताती है कि नहीं है, तो वो रेखा चित्र भी है। तो उसको संस्मरणात्मक रेखा चित्र कहा जाता है, लेकिन वो है दरअसल रेखा चित्र ही, क्योंकि भक्तिन कोई प्रसिद्ध व्यक्ति तो नहीं है। आप जानते हैं भक्तिन का इतिहास में क्या योगदान है? कुछ भी नहीं है, महादेवी के जीवन में है ना। तो रेखा चित्र के नजदीक वो रचना विधा जो है ज्यादा जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। दलित विमर्श पर आधारित कृति जूठन, ये जो है किसकी आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ठीक है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि की है जूठन। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता बड़ी प्रसिद्ध हुई, ठाकुर का कुआं। ठाकुर का कुआं वैसे प्रेमचंद की कहानी है, लेकिन इन्होंने जो है लिखी है ठाकुर का कुआं, इनकी कहानी। मतलब कविता कुछ इस तरह से चलती है कि खेत ठाकुर का है, कुआं ठाकुर का है, और जो बैल हैं वो ठाकुर के हैं, लेकिन जो खेत में जो हल चल रहा है, हल पर जो है हाथ जो है हमारा है, जो मूठ जो है अपनी है, लेकिन फसल ठाकुर की है, इस तरह से, है ना। तो वो एक इस तरह की कविता चलती है जो है ठाकुर का कुआं। कहानी भी है, बताई गई है आपको प्रेमचंद की, ठीक है, कि जो उसका नाम क्या है उस पात्र का, जो बीमार है, और अंत में जो है उसको जो है अपना गंदा पानी ही पीना पड़ता है, जिसमें जानवर मर गया था, ठीक है? जोखू, हाँ जोखू जो है बीमार है, लेकिन उसके बावजूद उसको इस डर से कि अगर किसी ने देख लिया कि क्या है कि ठाकुर के कुएं से जो है एक अछूत आदमी, दलित आदमी पानी पी रहा है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसके लिए अगर आपको एक फिल्म देखनी है तो बहुत खतरनाक स्तर की फिल्म है, वो आप शायद तो देख भी ना पाए एक चक्कर में, इतना स्तर पर उन्होंने जो शोषण हुआ है इतिहास को उन्होंने चित्रित किया। कुछ जायसवाल उनका नाम है, डायरेक्टर का नाम, और फिल्म का नाम है शूद्र, यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है, छोटी सी फिल्म है शूद्र, शूद्र फिल्म है। फिल्म देखनी है तो वो देखो। ठीक है, ये फिल्म है। तो इसमें इस तरह के न्यूआंसेस आपको बहुत मिलते हैं, जो इतिहास में आपने पढ़े होंगे ना, कि कुछ जातियां ऐसी होती थी कि उनके पीछे से जो है झाड़ू बांध करके चलना पड़ता था उनको, कि ताकि उनके पैर के निशान भी जमीन पर नहीं दिखने चाहिए, इस स्तर का शोषण, ठीक है। बहुत अलग स्तर की बात है कि जो है आप उसके नजदीक भी नहीं घूम सकते हैं, बहुत जिस तरह की बाधाएं होती थी उन सब पे, ठीक है। तो ये जो है इस तरह का जो है मतलब शोषण होता था, वो सारी चीजें उन्होंने उसमें दिखाई हैं शूद्र में, ठीक है। गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? गेहूं और गुलाब क्या किया इसमें? अरे डी ऑप्शन भी तो है, इनमें से कोई नहीं। देखो ये जो होता है, आप थोड़ा पॉलिटी का ज्ञान अगर आपको हो तो एक उसमें अनुसूची आती है, 9वीं अनुसूची है, आपको पता? तो 9वीं अनुसूची ऐसी आती है कि जिस अगर उसमें कुछ डाल दिया तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है, वो फिर एकदम
एकदम वो इसको कह सकते हैं आप, वो जलती भी भट्टी है कि कुछ कागज उसमें डाल दिया तो फिर वो जल गया, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो इनमें से कोई नहीं भी वही है, 9वीं अनुसूची है, जब कुछ नहीं मिलता है तो यहाँ डाल दो उसको। तो इनमें से कोई नहीं, गेहूं और गुलाब तो है ही नहीं इसमें से कोई, ना कहानियां ना नाटक है ना उपन्यास। क्या है गेहूं और गुलाब? रेखा चित्रों का है शायद, रेखा चित्र जो है संकलन है गेहूं और गुलाब। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ आकलन करने वाली साहित्यिक विधा कौन सी है? हाँ देखो, व्यक्ति भी है, वस्तु भी है और संदर्भ भी है, ठीक है। तो अगर केवल किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का के बारे में अपनी यादें बताना तो क्या होगा? अगर स्मृति शब्द यूज हो गया वहां पे तो स्मृति का है संस्मरण, ठीक है। लेकिन अगर ये यूज हो गया, क्या व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु हो सकता है, संदर्भ हो सकता है, तो ये आपका जो है रेखा चित्र जो है इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 50 प्रश्न, कोई बहुत कठिन प्रश्न तो नहीं थे, ठीक है, सारे सिलेबस के ही रखे गए हैं, एक दो थोड़ा सा बाहर के हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो करने चाहिए आपको। तो ये थे आपके, तो इस तरह से गद्य वाले जो है आपके कंप्लीट होते हैं। अब जो है आपका जो अगला टेस्ट होगा वो व्याकरण का होगा, और व्याकरण का कौन कौन सा हिस्सा आपका जो है टॉपिक नंबर दिया हुआ है 1 2 3। व्याकरण आप देखें ना, खंड अ देखिए उसमें सिलेबस में, खंड अ के 7 हिस्से हैं, 1 2 3 अलग है, 4 5 6 है, और एक 7वां हिस्सा प्रयोजन मूलक हिंदी है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी और जनपदीय भाषा साहित्य को एक साथ कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक टेस्ट आपको कहीं एडजस्ट वो भी करना पड़ेगा, रस छंद अलंकार वाला भी, लेकिन पहले वो यूनिट क्लास में होने दो, उसके बाद करेंगे उसको, ठीक है। चलो, तो ये आपके जो है ये थे टेस्ट। तो क्या कितने नंबर तक आ सकते हैं आपके इसमें? भाई कोशिश करो कि अब 40 के आसपास पहुंचना शुरू करो टॉपिक वाइज, ठीक है। 40 के आसपास पहुंचना शुरू करेंगे तो सिलेक्शन रुकेगा नहीं, ठीक है। और पहले ही बता रखा है, सिलेक्शन उसका नहीं होगा जो बहुत पढ़ रहा होगा, सिलेक्शन उसका होगा जो डिसिप्लिन पढ़ रहा होगा, तरीके से पढ़ रहा होगा, ठीक है। आप देख लेना।